आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, तो चले शुरू करते हैं। आज इलेक्ट्रोडायनामिक्स का हमारा लेक्चर नंबर 72 है। अब ये जो स्पेशल लेक्चर्स वाले टॉपिक्स थे, अब वो इसी के अंदर ही आ जाएंगे रूटीन के लेक्चर्स में ही। ठीक है, जो चैप्टर 4 है वही हमारा रह गया और उसके चंद टॉपिक्स रह गए हैं, फिर कोर्स इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको हम रूटीन के लेक्चर्स में ही अब हम पढ़ेंगे। तो इसमें आज हमने शुरू करना है एक्सटर्नल चार्ज से। तो द चार्ज इन ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम, तो जो भी कोई चार्ज है किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर अदर देन द पोलराइज्ड चार्ज, अदर दैन द पोलराइज्ड चार्ज, यानी कि पोलराइज्ड चार्ज के अलावा और कोई भी चार्ज जो है इज कॉल्ड एक्सटर्नल चार्ज। तो उसको जो है वो हम एक्सटर्नल चार्ज जो है उसका नाम, यानी कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर पोलराइज्ड चार्ज के अलावा, यानी कि जो पोलराइजेशन की वजह से चार्ज प्रोड्यूस हुए हैं उनके अलावा और कोई भी जो चार्ज है उसको हम एक्सटर्नल चार्ज कहते हैं। तो बाय एक्सटर्नल चार्ज वी डू नॉट मीन बाय द एक्सटर्नल चार्ज वी डू नॉट मीन, तो एक्सटर्नल चार्ज से हमारा ये मतलब नहीं है दैट इट इज़ नेसेसरी लाइज आउटसाइड द फिजिकल बाउंड्री, दैट इट इज़ नेसेसरी लाइज आउटसाइड द बाउंड्री। necessarily lies outside the boundary the इधर ऐड कर लें physical boundary of the piece of the material। ठीक है जी। तो मतलब ये है कि कोई एक्सटर्नल चार्ज से आपकी मुराद ये नहीं है कि वो लाजमी जो फिज़िकल बाउंड्री है मीडियम की उससे बाहर ही लाई कर रहा होगा। ये ज़रूरी नहीं है कि वो उससे बाहर ही लाई कर रहा हो, ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो उसके अंदर जो है बाउंड्री के अंदर भी लाई कर रहा हो जो फिज़िकल बाउंड्री है। तो यही नहीं मतलब कि जो बाहरी चार्ज है, क्योंकि जब पोलराइजेशन होती है तो पोलराइजेशन के तो चार्जेस होते हैं, लेकिन इसके अलावा दूसरे चार्जेस भी वहाँ पर उस मटेरियल के अंदर मौजूद होते हैं। तो उन जो दूसरे जो यानी कि कहने का मतलब यह है कि सिर्फ पोलराइजेशन के अलावा जो दूसरे चार्जेस हैं उनको हम एक्सटर्नल चार्जेस का नाम देते हैं। तो इसका मतलब है we mean that it is, तो इसका मतलब यह है कि इन एडिशन टू द चार्ज, इन एडिशन टू द चार्ज, जो चार्ज की एडिशन है दैट मेक अप द एटॉमिक constitution, that make up the atomic constitution, जो कि एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन को बनाता है ऑफ द न्यूट्रल मटीरियल।
मटेरियल। तो एक्सटर्नल चार्ज है, इसको बाद दफ़ा हम फ्री चार्ज भी कहते हैं। द एक्सटर्नल चार्ज is often called the free charge। तो ये जो एक्सटर्नल चार्ज होता है इसको हम बाज़ दफ़ा फ्री चार्ज का नाम भी जो है वो देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो एडिशन में चार्ज होता है जो कि एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन को बनाता है ऑफ द न्यूट्रल मटेरियल, यानी कि अब आपके पास एक तो पोलराइजेशन का चार्ज है, दूसरा एक वहाँ पर चार्ज वो भी मौजूद है कि जो मटेरियल की कॉन्स्टिट्यूशन में यानी कि मटेरियल को बनाने के अंदर इस्तेमाल होता है। तो वो जो मटेरियल को बनाने के अंदर इस्तेमाल होता है, जो पहले से चार्ज उसके अंदर मौजूद होता है, वो एक्सटर्नल होता है। पोलराइजेशन चार्ज तब होता है जब आप मटेरियल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं, तो तब फिर जो है वो पोलराइजेशन चार्ज है वो प्रोड्यूस होता है। अब हमने ये तो एक्सटर्नल चार्ज, अब हमने नेक्स्ट देखना है इसके अंदर बाउंड्री कंडीशंस। बाउंड्री कंडीशंस फॉर फील्ड वेक्टर्स। बाउंड्री कंडीशंस फॉर फील्ड वेक्टर्स। तो जो फील्ड वेक्टर ई और डी हैं, द फील्ड वेक्टर्स ई एंड डी, ये जो फील्ड ऑफ ई और डी हैं, चेंजेस इन पासिंग एंड इंटरफेस between two media। जब ये दो मीडिया के दरमियान से गुजरते हैं तो इनके अंदर ई और डी में चेंज आती है। तो ये दो मीडिया जो हैं, द टू मीडिया में भी, तो ये जो दो मीडियाज हैं ये होंगे, एक तो होगा टू डाइलेक्ट्रिक्स विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज, टू डाइलेक्ट्रिक विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज, दो डाइलेक्ट्रिक जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज के साथ हैं। नंबर टू, अ डाइलेक्ट्रिक एंड ए कंडक्टर। अ डाइलेक्ट्रिक एंड ए कंडक्टर, एक डाइलेक्ट्रिक और कंडक्टर। ठीक है, तो जो वैक्यूम है मे बी ट्रीटेड एज ए डाइलेक्ट्रिक विद परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट। तो जो वैक्यूम है इस केस में, द वैक्यूम may be treated as a dielectric with permittivity एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, वैक्यूम, अब जाहिर बात है वैक्यूम जो है वो फ्री स्पेस होता है। तो अब जो ई और डी हैं, ये ई और डी जो हैं ये चेंज होते हैं
जब ये पास करते हैं किसी इंटरफेस, यानी इंटरफेस वो जहाँ पर दो मीडियम आपस में मिले होते हैं, ठीक है, दो मीडिया के तरह पास करते हैं, इनमें चेंज आती है। और ये मीडिया कौन कौन से हो सकते हैं? दो डाइलेक्ट्रिक्स भी हो सकते हैं जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के साथ हैं, एक डाइलेक्ट्रिक और एक कंडक्टर भी हो सकता है। और यहाँ पर हम वैक्यूम जो है उसको ट्रीट करते हैं एज ए डाइलेक्ट्रिक विद परमिटिविटी एप्सिलॉन। तो अब जो पहले नंबर पर हम देखते हैं जो बाउंड्री कंडीशन है फॉर डी, नंबर 1 बाउंड्री कंडीशन फॉर डी। डी के लिए बाउंड्री कंडीशन, तो कंसिडर करें एक इंटरफेस बिटवीन टू मीडिया 1 and 2। कंसिडर ए इंटरफेस बिटवीन टू मीडिया 1 and 2। दो मीडिया जो हैं 1 and 2 उनके दरमियान में कोई इंटरफेस कंसिडर करें हैविंग ए सरफेस डेंसिटी having a surface density of external charge सिग्मा, और इनकी जो सरफेस डेंसिटी एक्सटर्नल चार्ज की वजह से वो सिग्मा है। ठीक है जी, तो हमने यहाँ पर क्या है कि कंसिडर किया है एक इंटरफेस को दो मीडियाज 1 और 2 के दरमियान, और सिग्मा जो है इनकी सरफेस डेंसिटी है। अब ये सरफेस डेंसिटी जो है विच में वेरी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, तो ये जो है ये वेरी कर सकती है पॉइंट से पॉइंट ऑन द इंटरफेस, इंटरफेस के ऊपर। यानी कि जो दो मीडियाज की बाउंड्री हैं उसके ऊपर पॉइंट टू पॉइंट इसके अंदर वेरिएशन आ सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये वहाँ पर कांस्टेंट हो, इसके अंदर वेरिएशंस जो हैं वो अकर कर सकती हैं। ठीक है जी, तो अब अगर हम बाउंड्री कंडीशन को फाइंड करना चाहते हैं तो in order to find the boundary conditions, तो अगर आप इन बाउंड्री कंडीशंस को फाइंड करना चाहते हैं टू बी सेटिस्फाइड बाय डी, टू बी सेटिस्फाइड बाय डी, जो कि डिस्प्लेसमेंट डी से सेटिस्फाइड हो रही हो एट इंटरफेस इंटरफेस के ऊपर, तो फिर इसके लिए वी विल कंस्ट्रक्ट ए गाउसियन सरफेस। सो वी विल कंस्ट्रक्ट ए गाउसियन सरफेस। तो फिर हमें एक गाउसियन सरफेस जो है उसको कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। एस, उस गाउसियन सरफेस को आप एस का नाम दे दें इन द फॉर्म ऑफ ए स्मॉल पिल बॉक्स, इन द फॉर्म
ऑफ ए स्मॉल पिल बॉक्स, एक स्मॉल पिल बॉक्स की फॉर्म में। ठीक है जी, एक गाउसियन सरफेस जो है वो ड्रा करनी पड़ेगी दैट इंटरेक्ट्स एंड इनक्लोजेज एन एरिया, दैट इंटरेक्ट्स एंड इनक्लोजेज, जो कि इंटरेक्ट करेगी और इनक्लोज करेगी एन एरिया ऑफ डेल्टा एस, एन एरिया ऑफ डेल्टा एस। ठीक है, इस एरिया के साथ इंटरेक्ट भी करेगी, उसको इनक्लोज भी करेगी ऑफ द इंटरफेस। जो कि इंटरफेस का है। ठीक है, गाउसियन सरफेस अब हमें कंस्ट्रक्ट जो है वो करनी पड़ेगी इंटरफेस पे। तो जो हाइट है पिल बॉक्स की इज वेरी स्मॉल, द हाइट ऑफ द पिल बॉक्स इज वेरी स्मॉल। तो जो हाइट है पिल बॉक्स की ये बहुत स्मॉल है एज कंपेयर्ड विद द डायामीटर ऑफ द बेसिस ऑफ द पिल बॉक्स, एज कंपेयर्ड टू द diameter of the bases of pill box। यानी कि जो पिल बॉक्स का डायामीटर है उसके मुकाबले में हाइट बहुत कम है, एज शोन इन फिगर 1, जैसा कि फिगर 1 में शो किया गया है। तो आप देखें कि हमारे पास ये एक पिल बॉक्स है, ठीक है जी, यहाँ पर ये इसको इसके साथ मिला दें और इधर इसको इसके साथ मिला दें, तो ये n2 यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, इस तरफ ये n1 यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, यहाँ पर मीडियम 2 है, इधर मीडियम 1 है। ठीक है जी, ये यहाँ पर d2 वेक्टर है, इसकी ये हाइट h है, और यहाँ पर ये गाउसियन सरफेस, ये डॉटेड जो है ये गाउसियन सरफेस है जो कि डेल्टा एस एरिया को इनक्लोज कर रही है, ये सरफेस एस। ठीक है, यहाँ से ये D1 वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इधर डेंसिटी ρ2 है, इधर डेंसिटी ρ1 है। तो ये आपके पास फिगर 1 है। ठीक है, यहाँ पर ये सिग्मा टोटल डेंसिटी जो कि है इंटरफेस की। ठीक है जी, तो ये हमारे पास फिगर है, इसके अंदर ये पिल बॉक्स है जिसमें 2 डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स हैं, 2 मीडियम्स के। ठीक है, वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स D1 और D2 हैं, डेंसिटीज मीडियम की ρ1 और ρ2 हैं, मीडियम 1 और मीडियम 2 की। N1 और N2 ये नॉर्मल वेक्टर्स हैं जो मीडियम 1 और 2 की इंटरफेसेस के ऊपर सरफेसेस के ऊपर हैं। सिग्मा जो है वो इंटरफेस की डेंसिटी है। ठीक है जी, ये हमारे पास जो है फिगर है, और ये वाली गाउसियन सरफेस है जो डैश लाइन के अंदर हमने ड्रा की है।
तो अब आप सपोज करें कि लेट रो वन एंड रो टू, कि रो वन और रो टू जो हैं आर द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटीज। ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटीज हैं इन मीडिया वन एंड टू, इन मीडिया वन एंड टू। मीडिया वन और टू की ये सरफेस चार्ज डेंसिटीज हैं रिस्पेक्टिवली। ठीक है जी। तो जो टोटल चार्ज है इनक्लोज बाय द सरफेस एस, अब जो टोटल चार्ज है, द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस एस। अब जो टोटल चार्ज इनक्लोज्ड है सरफेस एस से, वो चार्ज कितना है हमारे पास, Q सिग्मा डेल्टा एस प्लस रो वन डेल्टा एस एच प्लस रो टू डेल्टा एस एच। इसको कह दें ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो ये टोटल चार्ज जो है ये इनक्लोज हो रहा है। तो Q फिर इसका मतलब है कि आपके पास क्या आ जाएगा, सिग्मा डेल्टा एस प्लस 1/2 ये आना था h/2 और h/2 दो हाइट ये आधी रह जाएगी, तो 1/2 रो वन प्लस रो टू डेल्टा एस डॉट एच। ठीक है जी। तो Q आ जाएगा आपके पास सिग्मा डेल्टा एस प्लस 1/2 रो वन प्लस रो टू डॉट 1/2 इंटू डेल्टा एस डॉट एच। ये क्या, ये वॉल्यूम ऑफ द पिल बॉक्स है, वॉल्यूम ऑफ द पिल बॉक्स। ठीक है जी। V डेल्टा एस डॉट एच, ये वॉल्यूम है पिल बॉक्स का। तो इसको आप कह लें, ये वाली जो इक्वेशन है इसको कह लें इक्वेशन 2 है। अब जो हाइट है पिल बॉक्स की, वो बहुत स्मॉल है, एज द हाइट ऑफ द पिल बॉक्स इज वेरी स्मॉल। या हमने शुरू में भी कहा है कि जो हाइट है पिल बॉक्स की वो बड़ी स्मॉल है, देयरफॉर जो वॉल्यूम है ऑफ द पिल बॉक्स इज निग्लिजिबल। सो द वॉल्यूम ऑफ द पिल बॉक्स इज नेग्लिजिबल। तो ये जो वॉल्यूम है पिल बॉक्स का ये नेग्लिजिबल होगा। तो इसलिए हम जो सेकंड टर्म है इक्वेशन 2 के अंदर उसको निगलेक्ट कर सकते हैं। सो वी कैन निगलेक्ट द सेकंड टर्म इन द इक्वेशन 2। तो सेकंड टर्म जो है उसको इक्वेशन 2 के अंदर जो है वो हमने निगलेक्ट करना है।
ठीक है, क्योंकि हाइट जो है वो बहुत स्मॉल है, तो अगर हाइट बहुत स्मॉल है तो फिर जाहिर बात है एरिया भी जो है वो बहुत स्मॉल हो जाएगा। तो सेकंड टर्म में अगर उसको निगलेक्ट कर देंगे तो क्यू जो है यहाँ से ये टर्म तो ख़त्म हो जाएगी, ये वाली सारी टर्म ख़त्म हो जाएगी। तो क्यू जो है वो सिग्मा डेल्टा एस के बराबर आ जाएगा, और इसको कहेंगे हम ये क्वेश्चन नंबर 3 है। अब जो है वो गाजेस लॉ जो है उसको अप्लाई करें। तो नाउ अप्लाई द गाजेस लॉ टू सरफेस एस। अब सरफेस एस जो है उसके ऊपर गाजेस लॉ अप्लाई करें ऑफ द पिल बॉक्स। तो पिल बॉक्स की सरफेस एस है उस पर गाजेस लॉ अप्लाई करें तो वी हैव सरफेस इंटीग्रल डी डॉट एन डी ए इज इक्वल टू क्यू, और यहाँ पर क्यू की वैल्यू सिग्मा डी एस है, तो डी डॉट एन डी ए सिग्मा डेल्टा एस। इसको कह लें ये इक्वेशन नंबर 4 है। अब मैं ये यहाँ से फिगर जो है उसको मिटा देता हूँ। तो एज एच गोज टू 0 है, तो जो एरिया ऑफ द पिल बॉक्स है कर्व सरफेस, द एरिया ऑफ द पिल बॉक्स कर्व सरफेस, तो जो एरिया है पिल बॉक्स की कर्व सरफेस का इज 0, वो 0 है, एंड फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस ऑफ पिल बॉक्स and flux through the curved surface of pill box is 0। अब एरिया चूंकि h बहुत छोटा है तो एरिया भी कर्व सरफेस का बहुत स्मॉल होगा, तो इसलिए जो कर्व सरफेस के अंदर से फ्लक्स गुजर रहा होगा, चूंकि एरिया बहुत स्मॉल है तो फ्लक्स भी जो गुजर रहा होगा वो भी 0 के बराबर होगा। तो अब जो टोटल फ्लक्स है नाउ द टोटल फ्लक्स अब जो टोटल फ्लक्स है through the surface S of the pill box through the surface S of the पिल बॉक्स, जो कि सरफेस एस जो है पिल बॉक्स की उसमें से जो गुजर है टोटल फ्लक्स जो गुजर है इज गिवन एज, उसकी वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाएगी इंटीग्रल डी डॉट एन डी ए is equal to d2 dot n
टू DA2 प्लस D1 डॉट NDA1 यूनिट वेक्टर और प्लस D डॉट NDA कर्व्ड। तो ये टोटल फ्लक्स जो है वो पास करेगा। तो आप इसको आप राइट डाउन कर सकते हैं कि DNDA, अब D2 डॉट NDA जो है ये हो जाएगा हमारे पास D2 NDS। ये जो इंटीग्रल DA2 है ये DS के बराबर आ जाएगा। इसी तरह प्लस D1 इंटीग्रल DA1 जो है ये डॉट डेल्टा एस एन डेल्टा एस के बराबर आ जाएगा। तो जो कर्व सरफेस है इसका तो है ही बहुत स्मॉल है फ्लक्स, तो दैट विल बी इक्वल टू 0। तो ये आपके पास 0 के बराबर हो जाएगा और ये N2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 5। अब कंपेयर करें इक्वेशन 4 और 5 को। नाउ कंपेयर इक्वेशन 4 एंड 5। इक्वेशन 4 और 5 जो है इसको अब आप कंपेयर करें। तो जब इक्वेशन 4 और 5 जो है इसको आप कंपेयर करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास D2 डॉट N2 DA प्लस D1 डॉट N1 DA1 डेल्टा एस और सिग्मा डेल्टा एस। तो D2 डॉट N2 यूनिट वेक्टर प्लस D1 डॉट N यूनिट वेक्टर, इसमें से डेल्टा एस कॉमन आएगा तो सिग्मा डेल्टा एस आ जाएगा। तो यहाँ से डेल्टा एस से कैंसिल हो जाएगा, तो D2 डॉट N2 प्लस D1 डॉट N1 इज इक्वल टू सिग्मा। इसको कह दें ये क्वेश्चन नंबर 6 है। अगर N2 जो है, if N2 is normal to the इंटरफेस, अगर N2 जो है वो नॉर्मल है इंटरफेस के पॉइंटिंग इनटू मीडिया 2, पॉइंटिंग इनटू मीडिया 2, जो पॉइंट कर रहा है मीडिया 2 में, एंड N1 is normal to the interface और N1 जो है वो नॉर्मल है इंटरफेस के पॉइंटिंग इनटू
मीडियम वन, मीडियम वन के, तो देन फिर यानी कि दोनों की डायरेक्शन जो है वो एक दूसरे के अपोजिट है, -n2। इसको क्या लें, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, क्योंकि ये दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के डायरेक्शन में। अगर आप फिगर को देखें तो लिहाजा d2 डॉट n2 माइनस d1 डॉट n1 यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा। तो d2 माइनस d1 डॉट अब क्योंकि ये दोनों बराबर हैं तो इधर भी इसको आप n2 ही कर लें, तो डॉट n2 जो है वो कॉमन निकल आएगा सिग्मा। तो इसको कह दें ये इक्वेशन नंबर 8 है। तो अब अगर हम कंसीडर करें नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ d1 एंड d2, इफ वी कंसिडर द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ d1 एंड d2, अगर हम d1 और d2 जो है उसका नॉर्मल कंपोनेंट जो है उसको कंसिडर करें, तो वी में राइट तो हम पे लिख सकते हैं कि d2n माइनस d1n इज इक्वल टू सिग्मा, और इसको कह दें ये इक्वेशन नंबर 9 के बराबर है। अब यहाँ पर d1 और d2 जो हैं where d1n and d2n, यहाँ पर d1n और d2n जो हैं are the normal components of d, ये नॉर्मल कंपोनेंट्स हैं d के इन टू मीडिया, दो मीडियम के अंदर। ठीक है जी, ये दो मीडियम के अंदर नॉर्मल कंपोनेंट हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर d के, d1n और d2n जो है। अब ये जो इक्वेशन 9 है, दिस इक्वेशन 9 शोज, अब ये इक्वेशन 9 जो है ये क्या शो कर रही है, दैट द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ d, दैट द नॉर्मल कंपोनेंट्स ऑफ d, के जो d के नॉर्मल कंपोनेंट्स हैं टेक डिफरेंट वैल्यूज उनकी वैल्यूज जो हैं वो
ठीक है, तो जो इक्वेशन 9 है ये शो कर रही है कि जो नॉर्मल कंपोनेंट्स हैं टी के वो डिफरेंट वैल्यूज लेते हैं पासिंग थ्रू वन मीडियम passing through one medium to an other medium, यानी कि उनकी वैल्यूज एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ पास करते हुए चेंज हो जाती हैं। तो इसलिए द डिसकंटिन्यूटी, तो जो डिसकंटिन्यूटी है of the normal components of D, आज चूंकि ये चेंज हो जाते हैं तो इनमें डिसकंटिन्यूटी आ जाती है, is given by the surface charge density, that is सिग्मा इज इक्वल टू 0। तो ये डिसकंटिन्यूटी है किससे डिस्क्राइब की जाती है? सरफेस चार्ज डेंसिटी से, और सरफेस चार्ज डेंसिटी तो 0 के बराबर है। तो इसका मतलब है कि अगर ये 0 है तो देन द नॉर्मल कंपोनेंट of D are continuous across any interface। ठीक है जी। तो अगर सिग्मा 0 है तो फिर तो ये कॉन्टिन्यूस हो जाएंगे, लेकिन जब ये एक इंटरफेस से दूसरे इंटरफेस के अंदर जा रहे होते हैं, ठीक है जी, एक इंटरफेस से दूसरे इंटरफेस में जा रहे होते हैं तो उस वक्त डिसकंटिन्यूटी आती है। लेकिन अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी 0 के बराबर है तो फिर ये कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, फिर सिग्मा जो है क्वेश्चन 9 के अंदर वो 0 हो जाएगा। सो D2n माइनस D1n इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा D2n इज इक्वल टू D1n। इसमें वैल्यूज रख दें डी की। डी आपको पता है कि बराबर होता है एप्सिलॉन ई के, तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन 2 E2 एप्सिलॉन 1 E1। अब अगर मीडियम 1 जो है वो कंडक्टर हो, इफ मीडियम 1 इज ए कंडक्टर, ठीक है जी, अगर मीडियम 1 जो है वो कंडक्टर है, सपोज कर लें कि वो कंडक्टर है, डाई इलेक्ट्रिक नहीं है, तो अगर मीडियम 1 कंडक्टर है देन E1 D1n and
एंड P1 आर 0। तो लिहाजा फिर D2n इज इक्वल टू सिग्मा के बराबर हो जाएगा और dn यूनिट वेक्टर जो है वो सिग्मा के बराबर आ जाएगा अगर एक कंडक्टर है। अगर एक कंडक्टर है तो फिर E1 D1n और पोलराइजेशन P1 जो है वो 0 हो जाएंगे। तो यानी कि इस इक्वेशन के अंदर 9 के अंदर सिर्फ D2n रह जाएगा जो कि सिग्मा के बराबर होगा और उसको हम लिख सकते हैं D.n दैट इज इक्वल टू सिग्मा। ठीक है जी। तो ये आज मैंने जो डी के लिए बाउंड्री कंडीशन है ये आपको बता दिया है, बाउंड्री कंडीशन फॉर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए रहती है तो यहाँ पर मैं लेक्चर को एंड करता हूँ। वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो है वो फिर हम नेक्स्ट टाइम जो है उसको स्टडी करें।